चलिए स्टार्ट करें। आज आप पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। कुछ काम आपको अपनी तरफ से भी करते रहना चाहिए। न्यूज से अपडेट रखा करें। न्यूज पेपर चैनल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, उनका स्तर बहुत गिर चुका है, लेकिन न्यूज से अपडेट करें। जैसे ओमिक्रॉन का ये रूप, आजकल एक म्यूटेंट फिर सामने आया, तो थोड़ा सा रिकॉल कर लिया कि म्यूटेंट क्या है, कैसे है और क्या क्या कहा जा रहा है। अभी नीति आयोग ने भी कहा और मेडिकल एसोसिएशन ने भी कहा कि भारत के लिए ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो है इम्यूनो सिस्टम ज्यादा मजबूत होता है। बस थोड़ा लोग अपने आप को सेफ रखें, थोड़ा इस पे भी नजर रखिए। ये RT-PCR वगैरह की फिर से चर्चा बढ़ने लगी है, इस पे नजर रखिए, तो रखा करें इसको। बार बार हम लोग चर्चा तो करते ही हैं। उसी प्रकार से कोई चीज पढ़े तो थोड़ा उसको प्री मेंस दोनों उद्देश्य ले लिया करें। अभी हम लोग उसको देखेंगे और कुछ नई चीजें बार बार जानने की कोशिश करें। शुरुआत एक नई लेकिन बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग चीज से ही करेंगे। समझने की कोशिश करिए। कोई कोलकाता गया है क्या आप में से? और वहां के बंदरगाह का नाम तो मालूम होगा, डायमंड हार्बर का नाम तो सुना होगा। हार्बर नेचुरल पोर्ट को कहते हैं, जो प्राकृतिक रूप से होते हैं, जबकि वो नेचुरल पोर्ट नहीं है, जबकि वो प्राकृतिक बंदरगाह नहीं, नदी पर है। और वहां भी बहुत बड़ी समस्या है। वहां जो नदियां हैं आप सब तो जानते ही हैं कि बहुत ज्यादा वो नदियां सिल्ट लेकर बहती हैं, तो बड़ी दिक्कत कर देती है। जब बड़ी दिक्कत कर देती हैं तो उस परिस्थिति में एक समस्या आ जाती है। अब उस समस्या का समाधान ये है कि लगातार वहां ड्रेजर्स लगाए जाते हैं। ये देखना हो तो कानपुर में भी आपको मिल जाएगा। ड्रेजर रेत को हटा देगा और रेत को हटाने के बाद फिर आप वहां से जल इकट्ठा कर लें। ऐसे ही जल आता है आपके घरों में, अगर किसी के यहां से भैरव घाट से पानी आ रहा है तो। लेकिन यहां हम लोग एक दूसरे मुद्दे पे चर्चा करने जा रहे हैं, उसको थोड़ा समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। द ईडन एडवांटेज। द ईडन एडवांटेज है क्या? कभी आप अगर कोलकाता गए होंगे तो बेसिकली ये दो बंदरगाहों का समूह है। कोलकाता है, इधर हल्दिया है, दोनों एक बंदरगाह। एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि कोलकाता बंदरगाह है ही नहीं, ये इसका एक प्लेटफॉर्म मात्र है। बंदरगाह पोर्ट हल्दिया है, पेट्रोकेमिकल पोर्ट कहा जाता है। अब यहाँ एक बड़ी समस्या आती है, थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, बड़ा रोचक है। और अब कभी कोलकाता जाना हो तो इन सब चीजों पे नजर रखिएगा। अब ये ठहरी हमारी हुगली नदी, वही गंगा का कोलकाता के पास नाम। सिल्ट बहुत है, तो अगर आप जाएंगे तो पाएंगे सिल्ट से पूरा भर जाता है। तो वहां बोट स्टीमर चलाना भी कठिन है। जब कभी आप गंगा सागर जाते हैं ना, तो इस तरीके से आप ऐसे 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 करते हुए आप यहां तक जाते हैं, काक द्वीप तक। फिर यहां से आप स्टीमर लेना पड़ता, तब ये यहां उतारता। तो ये गंगा सागर है, ये वाला श्रीलंका जैसा लग रहा है जो। फिर आप इस तरीके से, अब तो खैर बहुत सुविधाएं हो गई हैं, ऐसे सड़क से यहां जाते हैं और यहीं आप स्नान मानते हैं कि भाई यहीं गंगा का जल और समुद्र मिले हुए हैं। पहले बड़ी दिक्कतें हुआ करती थी यहाँ स्नान करने में। यही पुर्तगाली अपने जहाज वहाज लेकर बैठे रहते थे, जैसे झुंड दिखता था भारतीयों को पकड़ लेते थे, ले जाके गुलामी करवाते थे। लोगों ने जाना ही बंद कर दिया। एक तो भाई नाव से पहले इतनी दूरी तय करो, फिर पैदल जाओ 26 किलोमीटर, तब जाके स्नान करो, ऊपर भी बच के आओ ना आओ कोई गारंटी नहीं।
तो एक अपने यहाँ कहावत चल गई थी कि बाकी तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। तो अक्सर ओल्ड एज पीपल ही ज्यादा जाते थे, उनको पुर्तगाली नहीं पकड़ते थे। अब उनको ले जाके क्या करेंगे, वो तो जवान हट्टे कट्टे लोगों को ले जाएंगे, काम करवाएंगे। ये गंगा सागर है। सागर द्वीप पहले यहाँ एक मेगा पोर्ट बनने वाला था, इसको अब नहीं बनाया जाएगा। लेकिन अब हम लोग फिर से आ जाते हैं ईडन एडवांटेज क्या है इस पर नजर रखने के लिए। तो आप देख ही रहे हैं ठीक ठाक विड्थ ये पड़ जाती है, जहाज चल नहीं सकते क्योंकि सिल्ट बार बार भर जाती है। आप देखते होंगे आपके घर में जो पानी आता है वो अगर बोरिंग हो रही तो शुरू में ही कितना ज्यादा पानी आ जाता है, पूरी ड्रेनेज सिस्टम पूरा ब्लॉक हो जाता है उसी रेत से, वैसे रेत से ब्लॉक हो जाता है। तो ड्रेजर्स लगते हैं। इस स्थिति में यहां जो ड्रेजर्स लगाए जाते हैं तो जहाजों को ऐसे आने का एक रास्ता रहता है, यहां आ जाते थे। ये ऑकलैंड चैनल और ड्रेजर्स एक इससे थोड़ी ज्यादा विड्थ में, जिससे जहाज निकल सके, बार बार साफ करते रहते थे। और ऑकलैंड चैनल, तो ऑकलैंड चैनल रखेंगे, यहां से यहां तक आते थे। जिनको कोलकाता जाना है वो ये ट्रैक पकड़ लेते थे, और जिनको हल्दिया जाना है वो इसी का एक सब लेन जयलिंघम चैनल पकड़ लेते थे। तो ऑकलैंड चैनल आगे चल के दो भागों में बढ़ जाता था। हल्दिया के लिए यहाँ पेट्रोकेमिकल के लिए बड़ा मशहूर था। तो जितने भी सिर्फ कंटेनर कच्चा तेल लेके आते थे वो इस तरीके से जयलिंघम चैनल से होते हल्दिया उतर जाते थे और शेष चले जाते थे कलकत्ता। तो ये व्यवस्था की जाती थी, यहाँ सिल्ट भरता रहता था। जब नदियों में ज्यादा बाढ़ आती थी थोड़ा पुश करके इधर कर देता था, अदरवाइज ड्रेजर्स के बगैर ये चल ही नहीं सकते। अब इसी को एक बाईपास ईडन चैनल के नाम से दिया गया है, वही ईडन एडवांटेज। अब यहां से इसको एक बाईपास दिया गया है और वो सीधे हल्दिया तक सिर्फ पहुंचेगा। ये ज्यादा गहरा होगा, कम सिल्ट और थोड़ा शॉर्ट वे होगा। बड़े बड़े जहाज भी आ सकते हैं। भारत के पोर्ट्स की एक बुराई ये रहती, बड़े जहाज नहीं आ पाते हैं। कभी दुनिया का सबसे बड़ा शिप ब्लू लेडी नॉर्वे का था, तो आया तो उस जमाने में जो सबसे बड़ा पोर्ट हमारा था मुंबई, वहां उसको पोर्ट पे नहीं ला पाए थे। दूर उसने लंगर डाला था। उसने कह दिया था अगर हम यहाँ पोर्ट पे लाते हैं तो जमीन टच कर जाएगा, और जमीन टच कर जाएगा तो फिर निकाल पाना बहुत कठिन हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ईडन एडवांटेज क्या है? अच्छा, ये ईडन है कौन? तो आपको तो मालूम ही है, पढ़ाया है मैंने नेशनल मूवमेंट पढ़ाते समय। ऑकलैंड उसकी बहन थी, बहुत एक्टिव रहती थी इन सब कामों में, ईडन। उसी के नाम से फुटबॉल के लिए ग्राउंड बनाया गया था, बाद में क्रिकेट के लिए दे दिया गया, सब जानते हैं, ईडन गार्डन। तो उसी ईडन के लिए जो है ये नाम इसको दिया गया है। तो अब ईडन एडवांटेज क्या है? तो हल्दिया पोर्ट को और बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए एक चैनल बनाना है। ये चैनल क्या है? अर्थात समुद्र को सिल्ट से बचाने के लिए एक निश्चित स्थान पर अधिक गहरा करते रहना। पहले इस काम के लिए क्या प्रयोग करते थे? ऑकलैंड चैनल, जो सीधे कोलकाता तक चला जाता था, और इसी की एक शाखा हल्दिया तक जयलिंघम चैनल के नाम से जाती थी। तो ये है ईडन एडवांटेज। तो ध्यान रखिएगा, सरल एग्जाम में ईडन एडवांटेज क्या है, किस क्षेत्र से जुड़ा है, तो शिपिंग के क्षेत्र से। और बाकी सारे एग्जाम में तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ये टाइडल पोर्ट है, ध्यान रखेंगे। जब ज्वार आता है, पानी यहां पुश करता है, कभी यहां से स्टीमर चलेगा, हर क्षण नहीं चलते। इसीलिए जब आप यहां से यहां स्टीमर से आ जाते हैं, फिर आपको बता दिया जाता है स्पष्ट शब्दों में कि इतने बजे फिर ये स्टीमर लौटेगा, जब टाइड आएगी, जब लेवल ऊपर होगा। अगर लेवल ऊपर नहीं तो यहां जल कम हो जाता तो स्टीमर फंस सकते हैं। तो ये टाइडल पोर्ट है। तो थोड़ा सा आप ईडन एडवांटेज इसको लिख लीजिए। ईडन एडवांटेज, ईडन गार्डन से याद रखिएगा।
ईडन एडवांटेज, हल्दिया डिस कोलकाता बंदरगाह के लिए ईडन एडवांटेज, योजना संचालित की जा रही है। ईडन एडवांटेज स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड फॉर हल्दिया कोलकाता पोर्ट संचालित की जा रही है। दरअसल सिल्ट का जमाव इस पोर्ट की एक बड़ी समस्या है। इनफैक्ट accumulation of silt is a major problem of this port. इस पोर्ट की एक बड़ी समस्या है। इसलिए यहां निरंतर ड्रेजर्स द्वारा जहाजों के लिए मार्ग तैयार किया जाता है। इसलिए यहां निरंतर ड्रेजर्स द्वारा जहाजों के लिए मार्ग तैयार किया जाता है। इट इज वाई path for ship is prepared by dredgers incidentally. Path for ship is prepared by dredgers incidentally. वर्तमान में कोलकाता बंदरगाह तक पहुंचने के लिए, इसका नाम डायमंड हार्बर है। वर्तमान में कोलकाता बंदरगाह तक पहुंचने के लिए टू एक्सेस अप टू कोलकाता पोर्ट, टू मेक एक्सेस अप टू कोलकाता पोर्ट ऑकलैंड चैनल का प्रयोग किया जाता है। ऑकलैंड चैनल इज यूज्ड, ऑकलैंड चैनल का प्रयोग किया जाता है। ऑकलैंड चैनल इज यूज्ड। इसी का एक भाग जेलिंघम चैनल हल्दिया की ओर मुड़ जाता है। इट्स अनदर पार्ट। आप अगर ये बना लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इस तरीके से एक लाइन चली, फिर दो भागों में बट गई, एक कोलकाता तक गया और एक हल्दिया तक गया। इसी का एक भाग जेलिंघम चैनल हल्दिया के लिए मुड़ जाता है। इट्स अ पार्ट जेलिंघम चैनल टर्न्स टू हल्दिया। परंतु यह रास्ता न सिर्फ लंबा है, बट दिस रूट इज नॉट ओनली लॉन्गर, अपितु सिल्ट की अधिक समस्या से भी ग्रस्त है। बट ऑल्सो is settled to access silt problem अधिक समस्या से भी ग्रस्त है। ईडेन चैनल को एक विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है। ईडेन channel is being prepared as an alternate, एक विकल्प के रूप में तैयार किया जा रहा है। ईडेन channel is being prepared
एज एन अल्टरनेट, जो न सिर्फ अधिक गहरा होगा, विच इज नॉट ओनली डीपर, जो न सिर्फ अधिक गहरा होगा अपितु बड़े जहाजों के लिए भी मार्ग उपलब्ध करा सकता है, बड़े जहाजों के लिए भी मार्ग उपलब्ध करा सकता है, which is not only deeper but also could avail path for larger ships. ईडन चैनल का प्रयोग हल्दिया तक के लिए किया जाएगा. ईडन चैनल is to be used up to हल्दिया के लिए किया जाएगा. ब्रैकेट में ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल था. ऑकलैंड वाज जनरल ऑफ इंडिया. ऑकलैंड भारत का गवर्नर जनरल था. ऑकलैंड वाज गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया. ब्रैकेट में 1836 to 42. ईडन उसकी बहन थी. ईडन वाज हिज सिस्टर. ईडन उसकी बहन थी. ईडन वाज हिज सिस्टर. हल्दिया पोर्ट पेट्रोकेमिकल्स के लिए जाना जाता है. हमने यही एक रिफाइनरी बना रखी. दुनिया भर से हम कच्चा तेल यहां मंगाते हैं और अंदर लाने की जरूरत नहीं पड़ती. मुंबई और हल्दिया में जो कच्चा तेल आप मंगाते हैं, विशाखापत्तनम में भी वहीं रिफाइन करते हैं और वहीं से एक्सपोर्ट कर देते हैं. तो ऐसी परिस्थिति में हमको ठीक ठाक विदेशी मुद्रा भी मिल जाती है. इसलिए इसको बोलते हैं पेट्रोकेमिकल पोर्ट. ये अक्सर इसी नाम से बड़ा प्रसिद्ध भी हो गया है. लिख लीजिए, हल्दिया पोर्ट पेट्रो केमिकल पोर्ट के लिए जाना जाता है. हल्दिया पोर्ट इज आल्सो नोन एज पेट्रोकेमिकल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. पेट्रोकेमिकल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है. थोड़ा एक लाइन इसमें और जोड़ना पड़ेगा, इसको भी दिमाग में रखें. एक योजना है जिसको हम बोलते हैं सागर माला. भारत के बंदरगाहों को और तमाम चीजों को काफी डेवलप करना है. इसके तहत 6 मेगा पोर्ट बनाएंगे ऐसी घोषणा की गई. 4 रद्द कर दिए, उस पर कुछ नहीं हो रहा है. एक पे सिर्फ कागज पे समझौता हुआ है और एक की जगह ही चेंज कर दी गई. वही सागर द्वीप जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, वही एक मेगा पोर्ट बनना था, फिर वो रद्द कर दिया गया. अब अडानी को वही ताजपुर में, आप देखिए कोलकाता है, तो वही ताजपुर में अडानी को, अगर ये बंगाल के मैप की बात करें तो पूर्वी मेदिनीपुर नाम के जिले में पड़ता है, एक मेगा पोर्ट बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है. तो एक लाइन नीचे आपको और लिखना पड़ेगा. ताजपुर ब्रैकेट में वेस्ट बंगाल में एक मेगा पोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है. एक मेगा पोर्ट का भी निर्माण किया जा रहा है. मेगा पोर्ट is being constructed
ताजपुर वेस्ट बंगाल, जो कि पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित है, जो कि पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित, which is located in East Medinipur district, ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट, पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित, ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। और इसी से जुड़ी एक योजना और है, ये जनवरी में शुरू कर दी जाएगी। ये है गंगा विलास नाम का एक क्रूज। क्रूज आप जानते हैं, समझ लीजिए कि एक होटल तैर रहा है समुद्र। अगर ऐसी कोई चीज हम करते हैं तो अच्छा ही रहता है। ये गंगा विलास क्रूज 700 किलोमीटर की लंबी यात्रा तय करेगा। और आप देखिए, वाराणसी से होते हुए, पटना से होते हुए, फिर इस तरीके से ये बांग्लादेश में इंटर करेगा। ये देख रहे हैं आप जी, फिर उसके बाद हमारे देश में आ जाएगा। तो एक लाइन इसके लिए अलग से लिख लीजिए, लिखें गंगा विलास क्रूज, गंगा विलास क्रूज, गंगा विलास क्रूज वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य संचालित किया जाना है। गंगा विलास क्रूज is to be operated from वाराणसी टू डिब्रूगढ़, वाराणसी टू डिब्रूगढ़, वाराणसी से डिब्रूगढ़ के मध्य संचालित किया जाना है। ब्रैकेट में लिख लीजिए 10 जनवरी से 1 मार्च, फ्रॉम जनवरी 10 टू मार्च 1, दिन 2 दिन आगे पीछे हो सकता है परिस्थितियों को देखते हुए। यह 3700 किलोमीटर की यात्रा, 3700 किलोमीटर की यात्रा तय करेगा। It would cover 3700 km जर्नी। इस दृष्टि से यह विश्व सबसे लंबी रिवर क्रूज यात्रा होगी। विद रिस्पेक्ट टू it would be the longest river cruise. It would be the longest रिवर क्रूज जर्नी ऑफ वर्ल्ड, जिसमें भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियां शामिल होंगी, जिसमें भारत और बांग्लादेश की 27 नदी प्रणालियां शामिल होंगी। इन विच 27 रिवर सिस्टम्स ऑफ इंडिया एंड बांग्लादेश would be comprised। थोड़ा और डिटेल में अगर गए समझिए कैसे इसको देखना। 1986 में हम लोगों ने तय किया था कि देश भर में नदियों के थ्रू हम ऐसे तमाम काम कर सकते हैं। जो सामान बहुत जल्दी नहीं है, 2 दिन की जगह अगर 4 दिन में पहुंच सके तो आप उसको रिवर के थ्रू लेके आइए। क्राउड भी नहीं है, कोई ट्रैक भी नहीं बनाना है। उसके तहत हम लोगों ने NW1 और NW2 की कल्पना की थी। ये है हमारा NW2, सादिया से धुबरी के बीच। ये है हमारा NW1, प्रयागराज से कोलकाता के बीच। इसमें एक ट्रैक हमारे देश का और जुड़ा है, इसलिए जो ऐसे एग्जाम होंगे जहां 1 लाइनर से मतलब है, NW97 वो यहां से लेकर फिर हमारे देश से बांग्लादेश की बाउंड्री में इंटर करेगा। इसको बोलते हैं सुंदरवन NW। चर्चा में भी उतना नहीं है, लेकिन पिछले दिनों
हमारा एक शिप वहां से गुजरा था और ऐसे होते हुए इस तरीके से बांग्लादेश ने भी सहयोग किया और गुवाहाटी पहुंच गया था यहां तक। उस शिप का क्या नाम था? इधर से हाँ एमवी लाल बहादुर शास्त्री। तो अभी मैंने करंट में लिखाया था, तो NW1, NW97, बांग्लादेश और NW2 इतनी यात्रा उसने तय की थी। उसके बाद फिर कोशिश की जा रही है, हम काफी डिले हो गए हैं। 1986 के प्रोजेक्ट हैं ये 1992 में विकसित कर लिया गया था, तो इसको जोड़ने में देरी तो खैर हुई है, लेकिन अगर ये शुरुआत हो जाती है दोनों देशों के बीच बहुत अच्छे रिलेशन भी बनेंगे, सामान भी जाएगा। किसी को ये लगता है कि नहीं हमें तुरंत कोलकाता नहीं पहुंचना है, अगर एक की जगह 2 दिन में भी पहुंच रहे हैं तो कोई बात नहीं, स्टीमर के थ्रू इस ट्रैक का भी प्रयोग कर ले। तो इस तरीके से ये कुछ प्रयास हैं जिन पे आजकल काम हो रहा है। तो इसमें भारत के 3 NW नेशनल वाटरवेज यूज किए जाएंगे, NW1, NW97, NW2 और बांग्लादेश की भी। ये सब दिमाग में रखना है। चलिए हेडिंग डालिए अगली। लिखें PSLV C54, PSLV C54, PSLV C54 द्वारा हमने अपने कुछ उपग्रहों को तो छोड़ा ही है, तमाम छोटे छोटे सैटेलाइट्स भी छोड़े गए। तो इसको आपको ध्यान रखना है। जनरली डेट तो अब नहीं पूछते हैं किस डेट को छोड़ा गया, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छोड़ा गया, ये दिमाग में रखना है। PSLV की जितने भी, जैसे C54 तो तीसरी पीढ़ी का 54वां उपग्रह था, एक D1 नाम से इसके पहले का भी था। कुल 55 अभी तक ऐसे सैटेलाइट PSLV श्रृंखला के हम छोड़ चुके, 40 तो लगातार। और बाकी सारी चीजें आप जानते ही हैं कि श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से ये छोड़ा गया। इसके साथ हमने एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट छोड़ा है, उसको ओशनसेट का नाम दिया है, समुद्र पे नजर रखेगा वो। और 8 नैनो छोड़े, ऐसे सैटेलाइट जो 10 किलोग्राम से भी कम वजनी। थोड़ी सी इसी की सूचना आपको लिख लेना है। लिखिए PSLV C54 का प्रक्षेपण 26 नवंबर 2022 को 26 नवंबर 2022 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया। इसकी एक खासियत ये रही कि इसने एक सैटेलाइट एक ऑर्बिट में स्थापित किया है, दूसरा दूसरे ऑर्बिट में। अब तक जितने भी करता था एक ही ऑर्बिट में करता था, पहली बार 2 ऑर्बिट को एक साथ इसने टच किया है। लिख लीजिए PSLV C54 का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 26 नवंबर 2022 को किया गया। PSLV C54 is launched from Satish Dhawan Space Center of Sriharikota, Satish Dhawan Space Center of Sriharikota on November 26, 2022. November 26, 2022। इसके द्वारा EOS 06 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 ब्रैकेट में ओशनसेट 3 को प्रक्षेपित किया गया, थ्रू विच
EO ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 06 ब्रैकेट में OSNSat 3 was set up in orbit. OSNSat द्वारा समुद्र के संदर्भ में जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी. Informations about sea would be availed by OSNSat. समुद्र के संदर्भ में जानकारियां उपलब्ध कराई जाएंगी. Informations about sea would be availed by OSNSat. इसका कार्यकाल 5 वर्ष है. आप सब जानते हैं कि सोलर सिस्टम से ये चलते, 5 साल बाद बैटरी खराब हो जाती है. Its tenure is of 5 years. Its tenure is of 5 years. यह 1117 किलोग्राम वजनी. Its weight is 1117 kg. 1117 किलोग्राम वजनी तथा इसे 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है. तथा इसे 742 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है. एंड इट इज सेट अप ऑन 742 km ऑर्बिट. PSLV C-54 द्वारा ही 8 नैनो सैटेलाइट्स भी स्थापित किए गए. 8 नैनो सैटेलाइट्स 8 नैनो सैटेलाइट्स have been also set up by PSLV C-54. पहली बार PSLV द्वारा अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट स्थापित किए गए. अंडरलाइन करिए, पहली बार PSLV द्वारा अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट स्थापित किए गए. इट इज वेरी फर्स्ट टाइम. इट इज very first time when PSLV has set up satellites in different orbits. Satellites in different orbits. अलग अलग कक्षाओं में सैटेलाइट स्थापित किए गए. बस ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है. तो हेडिंग डालिए रुद्रम मिसाइल. रुद्रम मिसाइल ये एंटी रेडिएशन मिसाइल है. ये शत्रु के राडार को नष्ट कर सकती है. और ये एयर टू सरफेस मिसाइल है. आप देखिए किस तरीके से एयर कॉम्बैट से इसको लॉन्च किया गया. वायुसेना ने तय किया है कि DRDO द्वारा विकसित इस मिसाइल को 2000 रुद्रम मिसाइल यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है. यह एंटी रेडिएशन मिसाइल है. इट इज एंटी रेडिएशन मिसाइल जिसे DRDO द्वारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा विकसित किया गया है. जिसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है. विच इज डेवलप्ड बाय DRDO. यह एयर टू सरफेस मिसाइल है. यह एयर टू सरफेस मिसाइल है. इसके पहले आपने पढ़ा था ना सरफेस टू एयर.
तो आकाश मिसाइल की दुनिया में बड़ी अच्छी इमेज है। 1983 का प्रोजेक्ट है वो, लेकिन वो जमीन से आसमान की ओर मार करने वाली मिसाइल, ये आसमान से जमीन की ओर मार करने वाली, अर्थात इसको आप किसी एयरक्राफ्ट में ही लगा के यूज करेंगे। यह एयर टू सरफेस मिसाइल है। इट इज एयर टू सरफेस मिसाइल। इस परियोजना को 2012 में प्रारंभ किया गया था। दिस प्रोजेक्ट was launched in 2012. This project was launched in 2012. रुद्रम शत्रु के राडार को ढूंढकर नष्ट कर सकता है। रुद्रम is capable to destroy radar of enemy। इसका परीक्षण अभी जो आपने देखा था सुखोई 30, सुखोई हमने रसिया से प्राप्त किया है। इसका परीक्षण सुखोई 30 विमानों से किया जा चुका है। इट इज ऑलरेडी टेस्टेड बाई सुखोई 30 एयरक्राफ्ट। इसका परीक्षण सुखोई 30 विमानों से किया जा चुका है। इट इज ऑलरेडी टेस्टेड बाई सुखोई 30 एयर कॉम्बेटेंट। थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन ये सिर्फ वही अगले 6-8 महीने के एग्जाम के लिए, स्थायी प्रकृति के नहीं है। अभी तक आपने जो लिखा है वो परमानेंट है, 2 साल 5 साल बाद भी उनकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगला वैसा नहीं है। हेडिंग डालिए IFFI, इंडियन फिल्म फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। पणजी गोवा में ये पिछले कई वर्षों से आयोजित हो रहा है। जब सर्दियां शुरू होती हैं तो आयोजित होता है। दुनिया भर के देश आते हैं, अपनी फिल्म दिखाते हैं, कुछ अवार्ड वगैरह मिलते हैं, तो इफ्फी की एक पहचान बन जाती है। ये भारत का नेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि इंटरनेशनल स्तर पे चर्चित है, इस रूप में आप इसको देख सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इसे में हम वो पुरस्कार देते हैं जिसको बोलते हैं गोल्डन लोटस, स्वर्ण कमल। जैसे कोई गोल्डन बियर देता है, उसी प्रकार से कोई गोल्डन बॉल देता है, तो हम लोग इसको इस रूप में देखते हैं। तो 1-2 क्वेश्चन इसके बन ही जाते हैं। लिख लीजिए जरा, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया इफ्फी नवंबर 2022 में पणजी में संपन्न, हेल्ड एट पणजी इन नवंबर 2002। ऐसा पहला महोत्सव 1952 में मुंबई में आयोजित किया गया था। अंडरलाइन करिए, लगातार पणजी में हो रहा है ना, तो ऐसे में तो क्वेश्चन बन ही जाता। पहला कहां हुआ था बताइए? ऐसा पहला फेस्टिवल 1952 में मुंबई में आयोजित किया गया था। फर्स्ट सच फेस्टिवल हेल्ड एट मुंबई इन 1952। 2004 से ही इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। 2004 से ही इसका आयोजन गोवा में किया जा रहा है। It is being held in Goa since 2004. फोकस कंट्री का दर्जा फ्रांस को दिया गया। अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रांस वाज फोकस कंट्री का दर्जा फ्रांस को दिया गया। फ्रांस वाज फोकस कंट्री। 79 देशों की 280 फिल्मों ने
या 280 फिल्में इसमें प्रदर्शित की गई। 280 films of 79 countries were broadcasted in it. 79 देशों की 280 फिल्में इसमें प्रदर्शित की गई। 280 films of 79 countries were broadcasted in it. इंटरनेशनल ज्यूरी के अध्यक्ष, इंटरनेशनल ज्यूरी के अध्यक्ष, चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ज्यूरी इजराइल के नादव लापिद थे। बड़ा विवाद हो गया था, इन्होंने कश्मीर फाइल्स पे कुछ बोल दिया था, तो बस उसी पे बयानबाजी चली। नादव लापिद ऑफ Israel was Nadav Lapid of Israel was chairman of International Jury। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक, स्वर्ण मयूर, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को दिया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पीकॉक आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स को दिया गया। ब्रैकेट में स्पेनिश फिल्म्स। गोल्डन पीकॉक फॉर बेस्ट फिल्म was given to I have electric dreams, ब्रैकेट में स्पेनिश फिल्म। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक, रजत मयूर। सिल्वर पीकॉक फॉर बेस्ट डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का सिल्वर पीकॉक, रजत मयूर ईरान के नादेर शाइबर को मिला। नादेर शाइवर को दिया गया। सिल्वर पीकॉक ऑफ बेस्ट डायरेक्टर is given to नादेर शाइवर ऑफ ईरान। गांधी मेडल ईरानी फिल्म नारगेशी को दिया गया। गांधी मेडल is given to ईरानी फिल्म नारगेशी, ईरानियन फिल्म नारगेशी। चिरंजीवी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया। चिरंजीवी इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया गया। चिरंजीवी was declared Indian film personality of the year। बस इतना तैयार कर लीजिएगा, इतने से काम चल जाता है। ऐसे ही छोटी छोटी सूचनाएं हैं, वो सिर्फ अगले 6-8 महीने के एग्जाम्स के लिए, स्थायी नेचर का नहीं। हेडिंग डालिए, इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला। इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, भारत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला, ये बड़ा चर्चित रहता है। दिल्ली के प्रगति मैदान में इसको आयोजित किया जाता है। किसी कंट्री को फोकस कंट्री, किसी को पार्टनर कंट्री, किसी स्टेट को कोई अवार्ड, ऐसे इन सब चीजों के कारण। तो इसकी कुछ सूचनाएं हैं, अगले कुछ महीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए। लिखें, नवंबर 2022 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में संपन्न, हेल्ड एट प्रगति मैदान ऑफ न्यू दिल्ली इन नवंबर 2022,
नवंबर 2022 में नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हेल्ड एट प्रगति मैदान ऑफ नवंबर 2022। इसका आयोजन इट इज एग्जीक्यूटेड बाय इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है। इट इज एग्जीक्यूटेड बाय इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी थीम थी, इट्स थीम वाज वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। वो नहीं, वो तीतर के दो आगे तीतर, याद करिएगा तो याद आ जाएगा ये। इट्स थीम वाज वोकल फॉर लोकल, ग्लोबल, लोकल टू ग्लोबल। 4-5 बार बोले तो जीभ में गांठ पड़ जाए। बोल के दिखाइएगा, यहां मत बोलिए कि कहीं टीचर ने कहा था बोलने को। वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल। फिर पार्टनर स्टेट थे, पार्टनर स्टेट थे, पार्टनर स्टेट वो बिहार, झारखंड एंड महाराष्ट्र। बिहार, झारखंड एंड महाराष्ट्र। फोकस स्टेट थे केरल और उत्तर प्रदेश। केरला एंड यूपी वर फोकस स्टेट, केरल और उत्तर प्रदेश। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन केरल को घोषित किया गया, गोल्ड मेडल मिलता है। राज्यों में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन का गोल्ड मेडल केरल को दिया गया। गोल्ड मेडल ऑफ बेस्ट पवेलियन was given to Kerala, was given to Kerala, केरल को दिया गया। विदेशी पवेलियन में अफगानिस्तान को गोल्ड मेडल दिया गया। इसने ऐसा क्या कर दिया? विदेशी पवेलियन में अफगानिस्तान को गोल्ड मेडल दिया गया। अमंग foreigner pavilions, Afghanistan was given gold medal. Afghanistan was given gold medal. अफगानिस्तान को गोल्ड मेडल दिया गया। अफगानिस्तान को गोल्ड मेडल दिया गया, दिया गया। कुल 12 देशों ने इसमें भाग लिया था। 12 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इट। कुल 12 देशों ने इसमें भाग लिया था। 12 कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन इट। बस पर्याप्त। एक रिपोर्ट है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछते हैं। लिखें, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ हर 2 साल पे इसको जारी करता है। इसके कुछ रोचक निष्कर्ष हैं। आप सभी को मालूम है कि विश्व की जनसंख्या 15 नवंबर को ही 8 अरब हो चुकी है। तो कुछ और आंकड़े इसने दिए हैं, वो दिमाग में रखिएगा। वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स, यह रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की जाती है। दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय यूएनओ, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जारी की जाती है। इज रिलीज्ड बाय यूएनओ। इसके कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार है। A few prominent conclusions of this report are, इसके कुछ प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार है।
A few prominent conclusions of this report are, अब पॉइंट्स में लिख लीजिए। 15 नवंबर 2022 को विश्व की जनसंख्या 8 अरब पहुंच गई। 15 नवंबर, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, उस बच्चे का नाम भी लिखा दिया गया है आप। 15 नवंबर 2000 विश्व की जनसंख्या 8 अरब पहुंच गई। वर्ल्ड पॉपुलेशन टच द डिजिट ऑफ 8 बिलियन ऑन नवंबर 15, 2022। नवंबर 15, 2022। अब तक दुनिया में धरती पर 106 अरब लोग जन्म ले चुके। 106 अरब। 8 अरब इस समय जिंदा है, बाकी लगभग 100 अरब व्यक्ति मर चुके हैं। तो इतनी पृथ्वी की अधिकांशतः जनसंख्या 22 करोड़ पे टिकी रही। पहली ईस्वी में 22 करोड़ थे धरती पर, जो कि आज उत्तर प्रदेश में है, बस उतने ही। और 1830 तक सिर्फ 100 करोड़ लोग थे, उसके बाद से फिर लोग बढ़ने शुरू हुए। तो आगे लिखें। विश्व, एक बड़ी रोचक बात कही गई, ये निष्कर्ष पूछे बहुत चाहते हैं। इस अवधि में विश्व की जनसंख्या स्थिर होगी, रुक जाएगी, फिर नहीं बढ़ेगी। इसके बाद घटेगी। अभी जो ज्यादा बढ़ा रहे हैं जनरली अफ्रीकन कंट्री बढ़ा रहे हैं। एशिया भी कोई बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, लेकिन अफ्रीकन ज्यादा बढ़ा रहे हैं। इसके बाद घटेगी। तो लिख लीजिए, विश्व की जनसंख्या 2080 में 10.4 बिलियन होगी। 10 अरब इतने लोग आकर कब ये जाकर कहीं रुकेगी। विश्व की जनसंख्या 2080 में 10.4 बिलियन होगी। वर्ल्ड पॉपुलेशन वुड बी 10.4 बिलियन इन 2080। यह जनसंख्या का सर्वोच्च स्तर होगा, विच वुड बी इट्स एपेक्स पॉइंट। 2100 के बाद, आफ्टर 2100 CE, इस जनसंख्या में गिरावट आएगी। आफ्टर 2100 CE इस जनसंख्या में गिरावट आएगी। आफ्टर 2100 CE पॉपुलेशन वुड बी डिक्रीज्ड। लेकिन एक चिंताजनक बात इन्होंने ये बता दी है कि 2023 में ही भारत चीन से आगे निकल जाए। ये कोई अच्छी चीज नहीं थी कि भारत में नागरिक नहीं, वोटर पैदा होते हैं। ध्यान रखिएगा, नागरिक पैदा हो तब तो कोई बुराई ही नहीं थी। यहां वोटर पैदा होते हैं, वो रैलियों में जाते हैं। और अगर नागरिक पैदा होते तब तो फिर 140 करोड़ लोग कोई दिक्कत ही नहीं करते। तो ये जरूर लिख लीजिएगा, 2023 भारत सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश होगा। इन 2023 India would be the populous most country of world. India would be the populous most country of world. एक बहुत अच्छा शब्द प्रयोग किया गया है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। अगर किसी देश में वो लोग जो किसी काम को कर सकते हैं 65 से नीचे और 15 से ऊपर जनरली माना जाता है, उनका परसेंटेज बढ़ रहा है, तो इसको कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड। तो लिख लीजिए, डेमोग्राफिक डिविडेंड को एक सकारात्मक तत्व इसमें बताया गया है। डेमोग्राफिक डिविडेंड
is a positive factor of this report. इसका अर्थ है इट मीन्स कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होगी, कार्यशील जनसंख्या में वृद्धि होगी, वर्किंग पॉपुलेशन वुड बी इंक्रीज्ड, वर्किंग पॉपुलेशन वुड बी इंक्रीज्ड, जिससे प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी, जिससे प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होगी। वर्किंग पॉपुलेशन वुड बी इंक्रीज्ड, consequently per capita income is to be also increased, per capita income is to be also increased। फिर लिखें जरा, विश्व की औसत आयु एवरेज लाइफ 72.8 वर्ष बताई गई। 72.8 year is average life of world, average life of world बताई गई। विश्व की 50% जनसंख्या मात्र 7 देशों में निवास करती। 50% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वेल जस्ट इन 7 कंट्रीज। विश्व की 50% जनसंख्या मात्र 7 देशों में निवास करती। 50% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड वेल इन जस्ट 7 कंट्रीज। चाइना, चीन, इंडिया, यूएसए, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया और ब्राजील। पाकिस्तान, नाइजीरिया एंड ब्राजील। एक लाइन की सूचना अगली है। टाटा की एयरलाइंस है, बस अंतर इतना कि इसमें सिंगापुर की भी एक कंपनी शेयर होल्डर। तो एक लाइन की सिर्फ सूचना है, लिख लीजिए। विस्तारा का विलय एयर इंडिया में किया जाएगा। विस्तारा would be merged into एयर इंडिया में किया जाएगा। विस्तारा में टाटा और सिंगापुर एयरलाइंस के शेयर्स हैं। विस्तारा इज ओन्ड बाय टाटा एंड सिंगापुर एयरलाइंस। सिंगापुर एयरलाइंस के शेयर्स, जबकि एयर इंडिया टाटा के स्वामित्व में है। Whereas एयर इंडिया इज ओन्ड बाय टाटा। एयर इंडिया टाटा के स्वामित्व में है। एयर इंडिया इज ओन्ड बाय टाटा। तैयार करिए इसको।